दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में ग्रीन बैग शब्द खबरों में था, यह किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए फ्रांस में अधिकारों के लिए विरोध, ऑप्शन बी यूएस पेपर डॉलर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रचलित शब्द, ऑप्शन सी ग्रीन पीस की एक पर्यावरण पहल, या फिर ऑप्शन डी ग्रीन बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रचलित शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूएस पेपर डॉलर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रचलित शब्द। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 1970 के दशक में 80% से गिरकर 2022 में लगभग 60% हो गई है। ग्रीन बैग यूएस पेपर डॉलर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रचलित शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति 1860 के दशक के दौरान हुई, जब ये नोट हरी स्याही में छपने लगे थे। उस समय अमेरिकी कांग्रेस के पास कर लगाने का अधिकार सीमित था और उसने गृहयुद्ध के वित्त पोषण में मदद के लिए कागजी मुद्रा का इस्तेमाल किया। शब्द ग्रीन बैग एक नकारात्मक शब्द था, क्योंकि इन नोटों को सुरक्षित वित्तीय समर्थन प्राप्त नहीं था और बैंक ग्राहकों को डॉलर का पूरा मूल्य देने में अनुक्षुक रहते थे। पहले ग्रीन बैग को डिमांड नोट कहा जाता था और 1861-62 में वेतन और सरकारी खर्चों के लिए भुगतान किया जाता था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी यूएस पेपर डॉलर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रचलित शब्द। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, मार्च 2023 में इसका दूसरा चरण पूरा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना यानी TBSY के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत वर्ष 2017 से लागू किया जा रहा है, अतः कथन 1 सही है। हाल ही में मार्च 2023 में इसका दूसरा चरण पूरा हुआ, अतः कथन 2 भी सही है। कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्रति हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यानी HSCT के लिए 10 लाख रुपए की पैकेज की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम गरीब थैलेसीमिया रोगियों और एप्लास्टिक एनीमिया के रोगियों को लाभ पहुंचाएगा, जो एक ऐसी बीमारी है जिसका यदि उपचार न हो तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। गौरतलब है कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है, जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य स्तर से कम हो जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार और निवेश पर 6वीं भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित की गई। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ओटावा, हैदराबाद या फिर मॉन्ट्रियल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओटावा। हाल ही में ओटावा कनाडा में व्यापार और निवेश पर 6वीं भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता यानी MDTI संपन्न हुई, इसलिए विकल्प बी सही है। इस वार्ता में भारत और कनाडा के व्यापार मंत्रियों ने भारत कनाडा सेपा की समीक्षा की। चलिए जानते हैं सेपा के बारे में। इसे हिंदी में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है। ये व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किए जाने पर भी विचार करता है। सेपा व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले समझौते को शामिल करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर है। पहला कथन है, उन्होंने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कथन 2 है, उन्होंने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए व्याख्या देखें। बीती 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र के कोटलू गांव में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अतः कथन 1 सत्य है।
वे 1905 में बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अतः कथन 2 भी सत्य है। 19 फरवरी 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो को सबसे पहले आकाशवाणी किसने कहा था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सरोजनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाल ही प्रसार भारती ने आदेश दिया है कि देश के सार्वजनिक प्रसारक रेडियो सर्विस ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR को आकाशवाणी कहा जाएगा। यह कदम संसद द्वारा पारित प्रसार भारती अधिनियम 1990 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य प्रसारक के नाम और शीर्षक को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाना है। यह अधिनियम 15 नवंबर 1997 को लागू हुआ। इसमें उल्लेख है कि आकाशवाणी का अर्थ कार्यालयों, स्टेशनों और अन्य प्रतिष्ठानों से है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1939 में कलकत्ता शॉर्टवेव सेवा के उद्घाटन के लिए लिखी गई कविता में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा था। यह नाम बदलने की कवायद संगठन को औपनिवेशिक इतिहास से छुटकारा दिलाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC के गठन की सिफारिश की थी? आपके ऑप्शन है 2000 की दवे समिति, 2005 की S तेंदुलकर समिति, 2014 की रंगराजन समिति या फिर 2008 की रघुराम राजन समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ष 2008 की रघुराम राजन समिति। चलिए एक्सप्लेनेशन आई की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। FSDC वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। FSDC की स्थापना का प्रस्ताव वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति के द्वारा किया गया था। ये समिति वर्ष 2008 में गठित हुई थी। FSDC को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रघुराम राजन समिति 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम यानी AMASR अधिनियम 1958 के दायरे में आते हैं। कथन 2 है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में विष्णु मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ के प्राचीन मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने वाली एक अधिसूचना जारी की है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम यानी AMASR अधिनियम 1958 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों की घोषणा और संरक्षण का प्रावधान करता है। अतः कथन 1 सही है। एक्ट के अनुसार प्राचीन स्मारक का अर्थ ऐसी किसी भी संरचना, निर्माण या स्मारक या किसी गुंबद या दफनाने के स्थान या किसी गुफा, शैल मूर्तिकला, शिलालेख या मोनोलिथ से है जिसमें ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक विशेषता हो और जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हो। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कोतली के विष्णु मंदिर को 2018 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। अतः कथन 2 भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, उनके गीतों और संगीत को रविन्द्र संगीत कहा जाता है। उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या फिर उन्हें वर्ष 1917 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उन्हें 1917 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 9 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की थी और उनके गीत संगीत को रविन्द्र संगीत कहा जाता है, जिसकी अपनी विशिष्ट गेय और प्रवाहमयी शैली है। उन्हें उनके गीत एकला चलो रे के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने 1929 और 1937 में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था
1913 में उन्हें अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1915 में उन्हें ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वर्ष 1917 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। यह कथन गलत है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? आपके ऑप्शन है उच्च कार्बन उत्सर्जक देशों के निर्यात पर शुल्क, जैव विविधता के संरक्षण के लिए अतिरिक्त उपकर, या फिर लकड़ी के सीमा पार व्यापार पर कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर शुल्क। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम को लागू करने के संदर्भ में प्रयास तेज कर दिए हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात करें तो ये उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है। ये कार्बन को कीमती बनाकर उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में ये उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है। यह प्रस्ताव यूरोपीय आयोग के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है, जो वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने का प्रयास करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर शुल्क। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय कम दबाव वाले क्षेत्र की विशेषता है? आपके ऑप्शन है यह ध्रुवीय क्षेत्रों में बनता है। ऑप्शन बी, यह उच्च दबाव और साफ आसमान से जुड़ा है। ऑप्शन सी, ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। या फिर ऑप्शन डी, ये भारी वर्षा और आंधी की विशेषता है। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और उनके जवाब और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।